बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वेव्स, जो कि आपकी बुक का चैप्टर नंबर 8 है। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उनमें सबसे पहले है वेव मोशन, फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। वेव्स की वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको मेजर किया जा सके उन्हें हम क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स कहते हैं। तो उसके बाद हम क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स को डिस्कस करेंगे। देन हम एक फार्मूला डिराइव करेंगे जो कि बेसिकली रिलेशनशिप है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ वेव्स के मुतालिक। और फिर आखिरी जो टॉपिक है आज के लेक्चर का वो है न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। तो सबसे पहले हम वेव मोशन को देखते हैं। वेव मोशन क्या है? बेसिकली वेव मोशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द मीडियम टू अनदर पॉइंट विदाउट एक्चुअल ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर बिटवीन टू पॉइंट्स। वेव मोशन बेसिकली क्या है? एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना, मोमेंटम का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट और द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। जो मीडियम है उसके पार्टिकल्स के मूव किए बगैर एनर्जी और मोमेंटम का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मुंतकिल हो जाना, इसे हम वेव मोशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक पूल के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं बाय थ्रोइंग अ स्टोन इनसाइड इट, तो क्या होता है? रिपल्स प्रोड्यूस होती हैं। अब वो जो रिपल्स या जो डिस्टर्बेंस या एनर्जी जो होती है वो मूव करते टूवर्ड्स द एजेस। सिमिलरली वो जो मोशन जो क्रिएट की गई है बाय थ्रोइंग द स्टोन इन द पूल, वो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई उस पानी के अंदर और पानी के मॉलिक्यूल्स ने मूव करना शुरू किया। चूँकि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस भी हैं, तो एक मॉलिक्यूल जब मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन में तो वो अपने साथ जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल होता है उसको भी इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से ऊपर खींचता है। वो अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के साथ को ऊपर की तरफ खींचता है। सिमिलरली ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ऊपर बारी बारी खींच रहे होते हैं। और फिर जब जो पहला मॉलिक्यूल था वो टॉप पे पहुंचने के बाद, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, अपर पोर्शन ऑफ द वेव है, उससे मूव करके दोबारा नीचे आता है, तो देन इट पुल डाउन इट्स नेबरिंग मॉलिक्यूल, जो अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को भी नीचे खींचता है। और जो सेकंड मॉलिक्यूल है वो थर्ड मॉलिक्यूल को नीचे खींचता है। इसी तरह से एक वेव क्रिएट होती है, एक रिपल क्रिएट होती है। लेकिन ये जो एनर्जी है ये एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल और इस तरह से करते हुए एंड वाले मॉलिक्यूल तक ट्रांसफ़र होती है। लेकिन मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इस एग्जांपल के अंदर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो अपनी जगह पे ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे होते हैं। सिर्फ एनर्जी या मोमेंटम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ट्रांसफ़र होती है। तो इस फिनोमेना को समझने के लिए हम सपोज करते हैं कि एक वेव जो है वो एक स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रही है। तो इस सिनेरियो को हम एक फिगर से देखेंगे। So, in order to understand the process by which a wave moving towards left along a stretch string when end point A of the string makes a complete vibration. तो in simple words, suppose हमारे पास ये एक फिगर है। आपने यहाँ पे पॉइंट A और पॉइंट B को कंसिडर करना है और हमने ये देखना है कि पॉइंट A एक कंप्लीट वाइब्रेशन करने के बाद वापस अपनी पहली हालत पे आता है, तो उस वक्त वेव ने कितना ट्रैवल किया है। तो सबसे पहले हमारे पास केस है जिसमें हमने एज्यूम ये किया है कि टाइम हमारे पास 0 है और पॉइंट ए जो है इस वक्त वो मीन पोजीशन पे है और पॉइंट बी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है और वेव मूव कर रही है फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, लेफ्ट से राइट साइड की तरफ मूव कर रही है। तो पहले केस के अंदर हमने कहा कि जब टाइम 0 था तो पॉइंट ए जो स्ट्रिंग का था मीन पोजीशन पे था या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था और पॉइंट बी जो था वो एक्सट्रीम पोजीशन पे था। क्योंकि ये वेव यहाँ लेफ्ट से राइट कंटिन्यूसली मूव करके आ रही है तो ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। जो ही पॉइंट ए को ये एनर्जी मिली तो देन व्हेन टाइम हमने कहा कि जब t/4 है, क्वार्टर ऑफ द टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड आगे हम देखेंगे कि क्या है।
जब टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा हुआ है कंप्लीट, तो उसमें क्या हुआ कि जो पॉइंट ए है वो मूव करके नीचे वाली एक्सट्रीम पोजीशन, जिसे हम ट्रफ भी कह सकते हैं, मूव कर गया है। और इस दौरान जो पॉइंट बी है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे था, वो दोबारा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया। अब इस टाइम के अंदर जब टाइम 0 था और t/4 हुआ, इस दौरान हुआ क्या है कि ये बेसिकली जो क्रस्ट था वेव का, जो अपर पोर्शन था, इट मूव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड पे मूव कर गया ये वाला पोर्शन। तो t/4 के अंदर ये वेव का पोर्शन लेफ्ट साइड पे मूव कर गया, और एंड मीनवाइल इस पॉइंट से ऑनवर्ड हाफ ऑफ द ट्रफ इंट्रोड्यूस हुआ। वेव का वो पोर्शन जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे हो उसे हम ट्रफ कहते हैं। ठीक है जी। तो t/4 टाइम के अंदर हमारा जो क्रस्ट है वो मूव कर गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, पॉइंट बी दोबारा मीन पोजीशन पे आ गया, और पॉइंट ए जो है वो ट्रफ या एक्सट्रीम पोजीशन, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चला गया। अब जब मज़ीद हम टाइम t/2 करते हैं, यानी हाफ ऑफ द टाइम पीरियड करते हैं, तो हाफ ऑफ टाइम में क्या हुआ कि ये पॉइंट ए दोबारा मूव करके मीन पोजीशन पे आ गया, और पॉइंट बी जो था, पॉइंट बी ये मूव करके ट्रफ पोजीशन पे आ गया। तो यहाँ पे देखें इस फिगर सी के अंदर जो पॉइंट बी है वो ट्रफ पोजीशन पे आ गया, और जो पॉइंट ए है ये वाइब्रेट करके वापस मीन पोजीशन पे चला गया। तो अभी t0 से लेके t/2 तक हुआ क्या है कि पॉइंट ए इक्विलिब्रियम पोजीशन से ट्रफ पे गया, ट्रफ पे से दोबारा ये मूव करके आया अपनी मीन पोजीशन पे, और इस दौरान हाफ ऑफ द ट्रफ और एक क्रस्ट कंप्लीट मूव कर गया टुवर्ड लेफ्ट साइड। तो अब एक कंप्लीट ट्रफ मूव कर गया और हाफ ऑफ द क्रस्ट जो है वो मूव कर गया। अब हम अगला केस देखते हैं जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि अगर टाइम हमारे पास 3t/4 यानी 3/4 ऑफ द टाइम पीरियड पास हुआ है, तो उस दौरान क्या हुआ है। तो इस दौरान हुआ ये कि हमारे पास जो पॉइंट ए जो कि ट्रफ की एक्सट्रीम पोजीशन से मूव करके दोबारा मीन पोजीशन पे आ गया था, तो ये दोबारा ऊपर मूव किया है और ये एक्सट्रीम पोजीशन यानी क्रस्ट के टॉप पॉइंट पे चला गया। मीनवाइल जो पॉइंट बी ट्रफ की एक्सट्रीम पोजीशन पे था वो मूव करके आ गया इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो इस दौरान जो वेव है ये फर्दर आगे मूव कर गई लेफ्ट साइड पे, और जो हमारे पास लास्ट केस है उसमें जब पूरा एक टाइम पीरियड गुजर गया, तो पूरे टाइम पीरियड के दौरान पॉइंट ए वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, दोबारा मीन पोजीशन पे आ गया, और पॉइंट बी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था वो वापस मूव करके एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया। तो बेसिकली जो t0 से लेके कंप्लीट टाइम पीरियड के दौरान हुआ ये कि पॉइंट ए जो था उसने एक कंप्लीट ऑसिलेशन किया है मीन पोजीशन से नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, और नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, सॉरी इक्विलिब्रियम पोजीशन, और फिर एक्सट्रीम पोजीशन, और फिर दोबारा अपनी मीन पोजीशन पे आ गया। तो ये कंप्लीट एक राउंड ट्रिप इसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया है। तो एक ऑसिलेशन के दौरान अगर आप देखें तो ये एक पूरी वेव मूव करके चली गई है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो पूरी की पूरी एक वेव जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गई। तो दोबारा पॉइंट बी ये अपनी इस पोजीशन पे आ गया। अब ये पॉइंट एट स्टार्ट जो था वेव का वो ये था। ठीक है जी। तो बेसिकली हुआ ये कि एक कंप्लीट वेवलेंथ की इक्वल डिस्टेंस कवर किया इस वेव ने। तो हम कह सकते हैं कि एक वेव का डिस्टेंस कवर हुआ है एक टाइम पीरियड के दौरान। तो दिस इज़ द ट्रेवलिंग ऑफ द वेव, और ड्यूरिंग दिस मोशन द क्रस्ट एंड ट्रफ बोथ मूव थ्रू अ डिस्टेंस इक्वल टू द वेवलेंथ। एक वेवलेंथ की इक्वल इस क्रस्ट और ट्रफ ने डिस्टेंस कवर किया है। एंड द पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑसिलेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी व्हेन वेव पासेस थ्रू देम। तो वो एक ही फ्रीक्वेंसी जो कि वेव की फ्रीक्वेंसी है उसी के साथ इन्होंने ऊपर नीचे ऑसिलेट किया है। तो जब एक राउंड ट्रिप कंप्लीट किया तो एक वेवलेंथ के इक्वल डिस्टेंस वेव ने आगे ट्रेवल किया। सो दिस इज द ट्रेवलिंग ऑफ वेव। आगे हम देखते हैं जी क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। तो क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स कौन सी क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? वेव्स की वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको मेजर किया जा सके उन्हें हम क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, टाइम पीरियड है, एम्पलीट्यूड है। तो सबसे पहले हम वेव स्पीड देखते हैं। तो बेसिकली वेव स्पीड क्या है?
एक यूनिट टाइम के अंदर वेव कितना डिस्टेंस कवर करती है, दैट इज़ कॉल्ड वेव स्पीड। तो वेव स्पीड का जो फार्मूला फॉर एन इलास्टिक मीडियम के लिहाज से जो है वो है v इज इक्वल टू अंडर रूट एप्सिलॉन डिवाइड बाय रो, वेयर एप्सिलॉन इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो यहाँ से इस फार्मूले से क्या पता चला कि जो स्पीड है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के, और इनवर्स प्रोपोर्शन है डेंसिटी के। तो ये स्पीड ऑफ वेव का फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम। लेकिन अगर आपने स्पीड मेजर करनी हो किसी वेव की और आपको उसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड और वेव लेंथ दी हुई हो, तो देन वी विल यूज़ डिफरेंट फार्मूला, वो आगे चल के हम डिराइव करेंगे। नेक्स्ट है वेव लेंथ। तो बेसिकली वेव लेंथ क्या है? वेव लेंथ बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट या द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ट्रफ, या एक क्रस्ट और एक ट्रफ का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड वेव लेंथ। इसको एक फिगर से मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक पूरा क्रस्ट है एंड दिस इज ट्रफ। सो वी कैन से दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट, दो लगातार क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस, या दो लगातार ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस, या एक कंप्लीट क्रस्ट और एक कंप्लीट ट्रफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। चूँकि ये डिस्टेंस दो कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान, दो कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान और एक कंसेक्टिव क्रस्ट से एक ट्रफ तक का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है, तो हम वेवलेंथ को इन टर्म्स ऑफ एनी डिस्टेंस ले सकते हैं। तो या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि किसी वेव के दो लगातार ऐसे पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो कि कंजक्टिव हो और सेम फेज में हो, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, तो क्रस्ट पे इस पॉइंट, ये एक पॉइंट है, तो इसी तरह का पॉइंट अगले क्रस्ट पे जहाँ पे अपीयर हो रहा है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। या हम ट्रफ पे भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रफ के स्टार्ट में यहाँ पे एक पॉइंट है और अगले ट्रफ के स्टार्ट पे यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसके दरम्यान जो डिस्टेंस होगा वो बेसिकली वेवलेंथ कहलाएगी। तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि किसी वेव पे दो ऐसे लगातार पॉइंट जो कि सेम फेज में हो, उनको हम, उनके दरम्यान जो डिस्टेंस है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ को हमेशा मेजर किया जाता है मीटर्स में और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है लैटिन वर्ड लैम्डा के साथ। नेक्स्ट फिर आ जाती है जी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से पहले हमने ऑसिलेशन वाले चैप्टर में भी देखी थी कि नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक ऑसिलेटिंग बॉडी एक सेकंड के अंदर कितने साइकिल कंप्लीट कराते हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है, इस पॉइंट में से वेव्स पास कर रही हैं, तो एक सेकंड में कितनी वेव्स पास करती हैं, वन वेव लेंथ इज ऑफन कॉल्ड वन वेव। एक वेव लेंथ का जो डिस्टेंस होता है उसे हम एक वेव भी कहते हैं। तो एक सेकंड में कितनी वेव्स इस पॉइंट से पास करें दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ इस करंट केस के अंदर अगर आप देखें तो ये एक वेव गुजरी है और ये दूसरी वेव गुजरी है, और सपोज हम कहते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है, बेसिकली ये जो टाइम है ये टाइम पीरियड है दैट इज कॉल्ड 1 सेकंड। तो दो साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं इस वेव के एक सेकंड के अंदर, तो हम कह सकते हैं 2 बाय टाइम क्या है 1 सेकंड, 2 बाय 1। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है 2 साइकिल्स इन यूनिट टाइम इन 1 सेकंड। सो फ्रीक्वेंसी इज 2 साइकिल पर सेकंड, और 2 साइकिल पर सेकंड को हम हर्ट्ज भी कह सकते हैं। तो 1 साइकिल पर सेकंड इज कॉल्ड हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 हर्ट्ज होगी। इसी तरह से टाइम पीरियड क्या है, बेसिकली द टाइम ड्यूरिंग विच अ कंप्लीट वेव पासिस थ्रू एनी सर्टेन पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक कंप्लीट वेव क्या है, एक वेवलेंथ जब किसी पॉइंट से पास करती है तो पास करने के लिए उसे जितना टाइम चाहिए होता है वो इसका टाइम पीरियड कहलाता है। या इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। 1 बाय फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसको मेजर किया जाता है इन सेकंड। तो ये एक तीसरी करेक्टरिस्टिक है
क्वांटिटेटिव करेक्टरिस्टिक वेव की। नेक्स्ट आ जाता है जी एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड मैंने आपको बताया था इससे पहले पिछले चैप्टर के अंदर कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक किसी ऑसिलेटिंग बॉडी का, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे एक वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, वेव की जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उससे लेके ईदर साइड ऑफ द इक्विलिब्रियम पोजीशन जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, दोनों साइड में किसी एक तरफ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड है और यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड इज मेजर्ड इन मीटर्स, सॉरी एम्पलीट्यूड को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मीटर्स, और यहाँ पे ये लैम्डा नहीं आएगा, ये वेवलेंथ के लिए यूज़ किया जाता है, यहाँ पे मिस्टेकनली लिखा जा चुका है। नेक्स्ट है फॉर्मूला फॉर द डेरिवेशन ऑफ स्पीड इन रिलेशन विद फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो बेसिकली हम कहते हैं स्पीड क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। सपोज हम करते हैं कि एक वेव की जो स्पीड है वो v है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो f है और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो लैम्डा है। तो एक वेव ने डिस्टेंस कवर किया इक्वल टू इट्स वेवलेंथ इन टाइम विच इज़ इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड, देन द स्पीड कैन बी रिटन एज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम। मैंने कहा सपोज एक वेव है, उसकी स्पीड v है, फ्रीक्वेंसी f है और लैम्डा उसकी वेवलेंथ है। हम कहते ये हैं कि एक वेव ने डिस्टेंस कवर किया है जो कि इक्वल है उसकी वेवलेंथ के बराबर, और जो टाइम उसने लिया है दैट इज इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड, देन द स्पीड इज गिवन एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टाइम, एंड वी नो दैट v इज इक्वल टू s ओवर t। v जो है स्पीड है, s डिस्टेंस, t टाइम है। अब जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है दैट इज इक्वल टू लैम्डा, टाइम जो डिस्टेंस कवर करने के लिए लिया है दैट इज इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड। तो ये इक्वेशन 1 जो है इट विल बिकम एज v इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाय टाइम पीरियड कैपिटल T, एंड वी नो दैट जो कैपिटल T है 1 बाय कैपिटल T दैट इज इक्वल टू f। सो यहाँ पे लैम्डा इंटू 1 बाय T को हम लिख सकते हैं लैम्डा 1 बाय T क्या बन जाएगा f। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी v इज इक्वल टू f लैम्डा। सिर्फ हमने इस इक्वेशन के अंदर 1 बाई टी को रिप्लेस कर दिया फ्रीक्वेंसी के साथ। सो इन दिस इक्वेशन v इज स्पीड, f इज फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो इस फार्मूले के ज़रिए हम ईदर क्वांटिटी जो है वेव की उसको मेजर कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी हो या वेवलेंथ हो या स्पीड हो। बाकी दो क्वांटिटीज दी हो तो हम तीसरी क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द न्यूटन फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड के लिए जो न्यूटन का फार्मूला है, वी नो दैट कि जो स्पीड है किसी वेव की इलास्टिक मीडियम के अंदर, उसका फार्मूला जो है वो बेसिकली बराबर है v इज इक्वल टू अंडर रूट एप्सिलॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड रो डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो ये स्पीड का फार्मूला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पीड है साउंड की, चूँकि हमने स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए भी फार्मूला यही होगा, क्योंकि ये स्पीड ऑफ वेव के लिए फार्मूला है और बेसिकली ये स्पीड ऑफ साउंड जो है उसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी। तो इसका क्या मतलब है कि स्पीड ऑफ साउंड जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और इनवर्स प्रोपोर्शन है डेंसिटी ऑफ द मीडियम के। तो बेसिकली जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये बेसिकली मेजर ऑफ क्वांटिटी है किसी भी बॉडी की थ्रू विच इट अपोजेस द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इन इट। किसी बॉडी के अंदर हम डिफॉर्मेशन जब प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं तो वो उसके खिलाफ मज़ामत करता है। वो कितनी मज़ामत करता है, दैट इज़ कॉल्ड इट्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जितने रिजिड बॉडीज़ होते हैं उनका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा, गैसेस जो हैं उनका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होगा। यूजुअली सॉलिड्स का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी
ज़्यादा होता है क्योंकि वो ज़्यादा मज़ामत करती हैं अपने अंदर डिफॉर्मेशन के लिए। सिमिलरली डेंसिटी जो है वो अगर ज़्यादा होगी तो उसका भी हमारे पर स्पीड ऑफ साउंड का इफ़ेक्ट क्या होगा। इन जनरल द साउंड वेव्स ट्रेवल मोर स्लोली इन गैसेस than solid because gases are more compressible and hence have smaller modulus of velocity जो मैंने बात की, and the speed of sound is much higher in solids than in gases। तो सॉलिड में चूँकि उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है इसलिए उसकी स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो ज़्यादा होती है, और गैसेस में डेंसिटी चूँकि उनकी मीडियम की कम है गैसेस की, तो स्पीड ऑफ साउंड भी कम होती है। तो यहाँ पे वो सॉलिड जिनका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेसिकली ज़्यादा है, ठीक है, तो उनमें बेसिकली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होने की वजह से स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब न्यूटन ने ये एज्यूम किया कि जो साउंड वेव्स ट्रेवल करती हैं किसी फ्लूइड में से, चाहे वो फ्लूइड का मतलब कोई गैस हो सकती है, कोई लिक्विड हो सकता है, तो वो अंडर आइसोथर्मल कंडीशन मूव करती है। साउंड वेव किसी भी मीडियम के अंदर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन मूव करती है। आइसोथर्मल का मतलब ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो जब भी साउंड वेव्स किसी फ्लूइड में से ट्रेवल करती हैं तो न्यूटन ने एज्यूम किया था कि उसका टेम्परेचर जो मीडियम का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। सो इन दैट केस अगर ये ऐसा है तो वी नो दैट अगर जब हम बात कर रहे हैं या साउंड जब ट्रेवल करती है तो इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन मूव करती है। साउंड की वजह से कंप्रेशन और रेयरफेक्शन प्रोड्यूस हो होते हैं। तो सपोज़ हम करते हैं कि सपोज़ हमारे पास एयर है जिसमें से साउंड ट्रेवल करके जा रही है और उसका इनिशियल वॉल्यूम जो है वो है V, और उस वक्त जो उसका प्रेशर है वो P है। अब अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं या इन अदर वर्ड्स हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो इनिशियल वैल्यू P से हम चेंज करके डेल्टा P यानी थोड़ा सा ये डेल्टा P अमाउंट जो है प्रेशर की वो हमने बढ़ा दी है, तो ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम जो है वो कम होगा। इसका वॉल्यूम कम होगा तो इनिशियल वॉल्यूम जो V है उसमें से डेल्टा V ये स्मॉल अमाउंट उसके वॉल्यूम की कम होगी। जब आप किसी भी गैस को प्रेस करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। तो इस चीज़ को द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ एक्सप्लेन बाय बॉयल्स, और बॉयल्स ने ये कहा था कि प्रेशर जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन है वॉल्यूम के, कि P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू 1/V, और फिर हमने इस फार्मूला को लिखा था कि P इज़ इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइड बाय V, या इसको सिंप्लीफाई करके हमने लिखा था कि PV इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। अब जब प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहे हो तो बॉयल्स का जो फार्मूला है दैट कैन बी रिटन एज PV, इनिशियल वैल्यूज़ जो है प्रेशर और वॉल्यूम की, दैट इज़ इक्वल टू P प्लस डेल्टा P, तो वॉल्यूम माइनस डेल्टा V। अब अगर इस इक्वेशन में ब्रैकेट्स को हटा दिया जाए और इन क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो P इंटू वी, पी वी आ गई, P इंटू डेल्टा वी माइनस P इंटू डेल्टा वी आ गया, डेल्टा P इंटू वी, तो V डेल्टा P ये आ गया, और डेल्टा P और डेल्टा V ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस डेल्टा P एंड डेल्टा V। अब डेल्टा P वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर है, डेल्टा V वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है, तो ये दो क्वांटिटीज़ हैं। जब दो स्मॉलर क्वांटिटीज़ एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होती हैं, स्पेशली व्हेन देयर वैल्यू इज़ लेस देन 1, तो ये मज़ीद छोटी हो जाती हैं। तो इस वैल्यू को डेल्टा P और डेल्टा V की जो टर्म है इसको इग्नोर किया जा सकता है। सपोज़ हम इसको ज़ीरो पुट कर देते हैं तो देन हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या हो जाएगी, बाकी सब कुछ वही होगा, सिर्फ डेल्टा P और डेल्टा V यहाँ से निकल जाएगा। सो पी वी इज इक्वल टू पी वी माइनस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी, बाकी तमाम वैल्यूज़ वही हैं। अब यहाँ से हम करेंगे ये कि इस पी वी को उठा के हम लेफ़्ट साइड ऑफ इक्वेशन लेके आएंगे, तो ये पी वी इधर प्लस हो रहा है, दूसरा आके क्या हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी पी वी माइनस पी वी, ये पी वी और ये पी वी कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा 0 इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी इंटू वी डेल्टा पी। अब इस सारी इक्वेशन में से P को हमने एक तरफ रखना है और बाकी तमाम वैल्यूज़ को दूसरी तरफ रखना है। फॉर दैट हम P डेल्टा V को पहले उठा के इधर लाएंगे लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन,
ये माइनस सिंबल प्लस में चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी पी डेल्टा वी इज इक्वल टू वी डेल्टा पी। अब डेल्टा वी को यहाँ से ख़त्म करना है, दोनों तरफ डेल्टा वी के साथ डिवाइड कर दें, या डेल्टा वी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी पी इज इक्वल टू डेल्टा पी, और ये बेसिकली डेल्टा वी इधर आके डिवाइड हुआ था, और इस वॉल्यूम को उसके नीचे फिर हमने डिवाइड कर दिया। अगर इसको इक्वेशन को दोबारा आप रिवर्स करें तो ये वी ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने ऐसा क्यों लिखा है? बेसिकली ये हमारे पास चेंज इन प्रेशर है एंड दिस इज चेंज इन वॉल्यूम। ओके, तो ये हमारे पास बन जाता है, जो चेंज इन प्रेशर है इसको हम लिख सकते हैं फोर्स डिवाइड बाय एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस, and change in volume is called volumetric strain, ratio between change in volume to the original volume, volumetric strain आ जाता है। तो ये बेसिकली हमारे पास बन गया डेल्टा पी स्ट्रेस, और ये चीज़ बन गई स्ट्रेन। तो ये क्या बन गया? सो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज E इज इक्वल टू डेल्टा पी, ये इक्वेशन थी। अब ये बन जाएगी स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। 9th की फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि ये बेसिकली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एप्सिलॉन के बराबर होती है। तो अब जो स्पीड ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला था उसके मुताबिक हम, अच्छा यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि पी जो है वो ई के बराबर आ गया। अब जो स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला था वो था जी v इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई पी, स्टार्ट में हमने देखा। अब ई जो है यहाँ हमने इस इक्वेशन के अंदर देखा ये पी के बराबर है, तो ई की जगह क्या आ गया? पी। तो ये तो हमारे पास फार्मूला आ गया। फर्दर हम देखते हैं कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एसटीपी पे हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड क्या है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। तो स्टैंडर्ड जो प्रेशर है मरकरी का दैट इज़ 760 मिलीमीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 0.766 मीटर, ये एट सी लेवल होती है। उसके बाद हमारे पास डेंसिटी ऑफ एयर जो है रो एयर इज इक्वल टू 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मरकरी की जो डेंसिटी है वो 13,600 किलोग्राम मीटर पर मीटर क्यूब। और वी नो दैट P इज इक्वल टू एच रो जी। अब ये फार्मूला बेसिकली कहाँ से आया? हमें पता है कि प्रेशर बेसिकली बराबर है P इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई ए। एफ को अगर हम पुट कर दें mg के बराबर, mg के, तो mg ओवर a आ जाएगा। अब m को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखें तो रो इज इक्वल टू m और v होता है। तो अगर उसको रो इज इक्वल टू m और v को हम लिखते हैं m इज इक्वल टू रो इंटू वी, तो रो इंटू वी डिवाइड बाई क्या आ जाएगा हमारे पास? एरिया। तो वॉल्यूम के अंदर 3 लेंथ हैं, एरिया के अंदर 2 लेंथ है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो एक लेंथ हमारे पास जो h है वो बच जाएगी। तो हमारे पास सिंप्लीफाइड इक्वेशन जो आएगी वो p इज इक्वल टू रो एच जी। ये 9th की फिजिक्स में आपने इक्वेशन डिराइव की होगी। तो सिंपली दिस इज़ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर P इज इक्वल टू एफ ओवर ए। एफ की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, एफ को हम कंसिडर कर लेते हैं कि वेट है W, और W को फिर हम पुट करते हैं mg, तो P इज इक्वल टू mg ओवर a आ जाएगा। तो m को बाय द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी आप पुट कर दें m इज इक्वल टू रो इंटू वी, और फिर आगे सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है। अब पहले हमने इक्वेशन जो देखी थी उसमें हमने देखा था कि v जो था स्पीड जो थी वो बेसिकली p ओवर रो था, ये हमने ड्राइव किया था। अब p हमने कहा कि ये बेसिकली बराबर है रो एच जी या एच रो जी, तो एच रो जी डिवाइड बाय ये रो है। तो अगर हम स्पीड ऑफ साउंड इन एयर ले रहे हैं तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ एयर होगी, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मरकरी होगी रेफरेंस, और ये हाइट ऑफ मरकरी होगी, और जी का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ यहाँ पे हमने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस की हुई है। तो एच की जगह उसकी वैल्यू 0.766 मीटर, रो की वैल्यू 1.29, जी की वैल्यू 9.8 सॉरी 1.29 नीचे डिवाइड होगी 13,600, ये मरकरी की डेंसिटी की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे।
तो ये तमाम वैल्यूज पुट की तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो आई है वो बेसिकली 281 मीटर पर सेकेंड है। अब ये स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू वो है जो हमने थ्योरेटिकली डिटरमिन की है, हासिल की है। लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंटली स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कैलकुलेट करें तो उसकी वैल्यू इससे ज़्यादा आती है। तो इसका मतलब है देयर इज सम डेफिशिएंसी इन द फार्मूला ऑफ न्यूटन। न्यूटन के फार्मूला के अंदर कुछ डेफिशिएंसी है जिसको फर्दर एक्सप्लेन किया है लैपलास ने। तो हम आने वाले चैप्टर के अंदर लैपलास करेक्शन जो न्यूटन फार्मूला के अंदर थी कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसको न्यूटन ने इग्नोर कर दिया था, जिसकी वजह से हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू स्पीड ऑफ साउंड दैट इज़ 330 और 332 मीटर पर सेकेंड है, उससे हमारी स्पीड ऑफ साउंड की जो वैल्यू है वो कम आई है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे लैपलास करेक्शन ऑफ न्यूटन फार्मूला, फिर उसके बाद जो स्पीड ऑफ साउंड है उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स मीडियम के जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, उसको देखेंगे। और देन वी विल मूव टूवर्ड्स सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एंड देन उससे रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। कमेंट सेक्शन के अंदर मैं आपको लिए कुछ वीडियोस के लिंक भी शेयर करूँगा, सो काइंडली उनको भी आपने देखना है। अल्लाह हाफिज़।